प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि 23 फरवरी को सिविक्स के पेपर को देने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पेपर और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और नागरिक शास्त्र के हैं विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ यदि आप जो रिड्यूस सिलेबस है और उसके साथ ही साथ जो एनसीईआरटी बेस आपका सिलेबस है, यदि उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा और इस चैनल से स्टडी लगातार कीजिए। जबरदस्त तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला का तैयारी कराया जा रहा है एडमिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है। देखिए निःशस्त्रीकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य से सैन्य बलों और हथियारों को कम करना या समाप्त करना। देखिए कहने का मतलब क्या है, प्रेम और सौहार्द से रहना, शांति की बात होती है तो जाहिर सी बात है जब शांति की बात होगी तो किसी को भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए परमाणु, रासायनिक और पारंपरिक हथियारों सहित देखा जाए हथियारों का जो होता है स्वैच्छिक या जबरन जो है आत्मसमर्पण शामिल होता है। ठीक है ना, क्या होता है इसमें जो स्वैच्छिक या जबरन तरीके से जो है इसमें जो हथियारों का आत्मसमर्पण शामिल किया गया है। निरशस्त्रीकरण के बारे में अगर देखा जाए तो प्रयासों का उद्देश्य जो होता है विनाशकारी हथियारों की उपलब्धता और संभावित उपयोग को कम करके संघर्षों को रोकना और युद्ध के जोखिम को कम करना है। किसके जोखिम को? युद्ध के जोखिम को कम करना है। यह प्रक्रिया जो है देखा जाए तो राजनयिक वार्ताओं के बारे में अगर देखा जाए, संधियों के बारे में देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से अगर देखा जाए प्राप्त की जा सकती है। निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर देखा जाएगा तो राष्ट्रों का जो है लक्ष्य एक अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर दुनिया बनाना है जो सशस्त्र संघर्ष के खतरे और युद्ध के विनाशकारी परिणामों से मुक्त हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए क्या करता है निःशस्त्रीकरण जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है सैन्य बलों और हथियारों को कम करना या समाप्त करना और जो भी मतलब देखा जाए तो मानव के लिए अगर खतरनाक है, जैसे परमाणु हथियार हो गए, रासायनिक हथियार हो गए या जो भी पारंपरिक हथियारों की बात हो रही है तो उनको स्वैच्छिक या जबरन तरीके से उनका आत्मसमर्पण शामिल कराना। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात होती है उसको हम लोग कहते हैं निःशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए उदारीकरण का क्या अर्थ होता है। उदारीकरण से क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग कि देखिए उदार होना, क्या करना? उदार होना। उदारीकरण का अगर देखा जाए तो देखा तात्पर्य इसका देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियां जो हो गई, व्यापार हो गया, निवेश पर सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करने की प्रक्रिया से है। देखिए उदारीकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है, और बाहरी कोई सरकार है जो कि यहाँ पर बाहरी कोई कंपनी है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ब्रिटेन से आ गई या तो किसी अदर जगह से देखा जाए तो दूसरे कंट्री के या तो फिर दूसरे स्टेट के, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में, तो वो अगर अपने व्यापार को लगाने के चाहे हम लोग के देश में तो जैसे हमारे राज्य में, तो यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस की उनकी जो आर्थिक गतिविधियां होंगी, व्यापार जो होगा और निवेश पर जो सरकारी नियम होंगे और जो प्रतिबंध होंगे उनको कम से कम लगाया जाएगा ताकि जो बाहरी वो कंपनियां हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है भारत के प्रति दिखाएं। ठीक है, कि मतलब हम यहाँ पर कंपनी में जो निवेश करना चाहते हैं या करने भाई जितना ज्यादा आप रूल लगाएंगे तो वो निश्चित तौर पर उससे वो घबरा जाएंगे, तो चीजें विपरीत होने लगती हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न उद्देश्य उद्योगों में देखा जाए तो मुक्त बाजार सिद्धांतों को लाना, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा को लाना और निजी क्षेत्र की देखा जाए तो भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें अक्सर क्या होता है डिस्कशन देखिए टैरिफ कम करना, क्या करना? टैरिफ को कम करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना और घरेलू बाजारों में देखा जाए तो विदेशी निवेश की अनुमति देना शामिल होता है। घरेलू बाजारों में देखा जाए तो विदेशी निवेश की अनुमति देना इसमें भी शामिल किया जाता है। देखिए उदारीकरण का उद्देश्य देखा जाए तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भी होता है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर उदारीकरण व्यवस्था आप दिखाएंगे तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया, कंपनियां इंटरेस्ट लेंगी, जब कंपनियां इंटरेस्ट लेंगी यहाँ पर अपने को, जब फैकल्टी को या अपनी व्यवस्थाओं को अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगी तो उससे आर्थिक विकास देखने को मिलेगा और यहाँ पर दक्षता बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को विकल्प का विस्तार होगा, यानी जो भी उपभोक्ता होंगे उनके लिए विकल्प भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो इसमें क्या होता है डिस्टेंस की असमानता और पर्यावरण संबंधी चिंताएं जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए उदारीकरण जो होता है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है?
उदारीकरण जो है एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका घरेलू वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए उदारीकरण की बात हो गई, भाई जाहिर सी बात है, अगर सरकार जो होगा अगर उदारीकरण की नीति को अपनाएगी तो ये भाई जाहिर जटिल की बात हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, उसका आर्थिक जो नुकसान है वो उसकी भरपाई कौन करेगा, तो उसकी पूरी भरपाई जो है वो सीधा सीधा क्या है सरकार के कंधे पर आएगी पूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा है तो ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसे तुरंत लागू कर पाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है डिस्टेंस। चलिए देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आप लोगों का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चलिए डिस्टेंस, फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करिएगा। चलिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही रेगुलरली मिलता रहे आप लोगों को। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण जो है सांस्कृतिक विभाजन बढ़ा रहा है? क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण जो है वो सांस्कृतिक विभाजन बढ़ा रहा है? देखिए डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तर्क जिसमें अपना देना होता है ना तो वो प्रश्न थोड़े जबरदस्त तरीके से हो जाते हैं। देखिए वैश्वीकरण ने क्या किया, वास्तव में देखा है तो विभिन्न समाजों के बीच में जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान तो किया है और संपर्क को बढ़ाया है। वैश्वीकरण का मतलब हो गया पूरे विश्व का एकीकरण हो गया। जैसे कहते हैं कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपने अंदर देखे ला रहे हैं, यहाँ पर अब संस्कृति के लोग भूल रहे हैं ना, अब हम और कुछ लोग पूर्वी सभ्यता को लेके जा रहे हैं। जैसे विदेशों में देखेंगे कि महिलाएं जो है वो साड़ी वगैरह में आपको दिखेंगी और यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं वो टी शर्ट में दिखेंगी आपको या जींस वगैरह में दिखेंगी। तो कहने का मतलब विश्व का एकीकरण हो रहा है, यानी पूर्वी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता की ओर, पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता की ओर, ठीक है ना। तो संपर्क बढ़ा है। हालांकि देखा जाए तो इसने क्या किया, सांस्कृतिक एकरूपता की भावना को भी पैदा किया है, जहाँ कुछ प्रमुख संस्कृतियां और मूल्य जो है दुनिया भर में फैले हुए हैं जो संभावित रूप से देखा जाए तो स्थानीय परंपराओं और पहचानों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। यह एक सांस्कृतिक विभाजन पैदा कर सकता है कि कुछ समुदाय जो है वैश्विक मानदंडों के अतिक्रमण से देखा जाए तो होशिये पर यह खतरा महसूस करते हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए थोड़ा सा और हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं अगर, तो दूसरी ओर देखिए क्या है, वैश्वीकरण जो है विविध संस्कृतियों के बारे में अधिक जागरूकता और सराहना की सुविधा प्रदान की है, ठीक है ना। विविध संस्कृतियों को उत्पन्न किया गया है जिससे अधिक अंतर सांस्कृतिक समझ और सहयोग को जो है बढ़ावा मिला है, समझ और सहयोग को इसके माध्यम से बढ़ावा मिला है। अंततः देखा जाए तो रिलेशन देखिए जो है सांस्कृतिक विभाजन पर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न समाजों द्वारा कैसे प्रबंधित और लाभ उठाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न जो था आप लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिस। देखिए सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना, या क्या कहते हैं इसको हम लोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए सार्क की बात हो गई, इसकी स्थापना देखिए कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था सार्क संगठन का स्थापना, 8 दिसंबर 1985 को। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, क्या है, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के देखिए 8 सदस्य देश शामिल है। देखिए दक्षिण एशिया की बात हो रही है और दक्षिण एशिया का देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो भारतवर्ष का है, ठीक है ना। देखिए दक्षिण एशिया में देखा जाए तो 8 जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन, अफगानिस्तान हो गया, देखिए अफगानिस्तान की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई, ठीक है ना, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और साथ ही साथ श्रीलंका हो गया। देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है इन लोगों को जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश, ठीक। और इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण देश में जो है हम लोग का देश भारतवर्ष है। सार्क का देखा जाए देखिए प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है, आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को क्या करना, बढ़ावा देना है। साथ ही देखा जाए तो देखिए में क्या है, कृषि को, व्यापार को हो गई, संस्कृति की बात हो गई या फिर प्रौद्योगिकी की बात हो गई, इसको भी क्या करना, आपसी सहयोग से एक दूसरे के यहाँ विकसित करने से है। देखिए सार्क का उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्य से कर देखा जाए तो सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को और आपसी समझ को बढ़ावा देना है, ताकि जो कहा जाता है कि पड़ोसी है में विवाद होता रहता है हमेशा, तो यहाँ पर मिलकर चलने की बात है, यहाँ पर मिलकर काम करने की बात है दोस्तों, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस भावना से जो है काम को करना, ठीक है ना, क्रियान्वित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, रियो सम्मेलन के परिणाम लिखो। देखिए रियो सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ, ठीक है ना।
ब्राजील का जो शहर था रियो डी जेनेरियो, क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो। देखिए रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन किया गया था, रियो सम्मेलन जिसे हम लोग कहते हैं या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण और विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जो है आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया था, 1992 में किया गया था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सम्मेलन में देखिए मुख्य रूप से शामिल क्या किया गया था, पर्यावरण और विकास पर जो है रियो घोषणा सहित कई प्रमुख समझौते हुए, जिसमें सतत विकास, देखिए सतत विकास की बात हो गई तो वर्तमान का विकास करना भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि वर्तमान का विकास कर रहे हैं तो भविष्य की चीजों को आप तहस नहस कर दीजिए, यानी उसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत बुरा हो, ऐसा नहीं। देखिए अगर आप मकान बना रहे हैं तो अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो एक तरफ पेड़ों को लगा भी दीजिए, क्योंकि पेड़ों की अगर कटाई एक तरफ से होती जाएगी तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। सतत विकास इसी को हम लोग कहते हैं। तो जिसमें क्या होता है, जैसे सतत विकास के सिद्धांतों को क्या करना, रेखांकित किया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सम्मेलन में देखिए मुख्य रूप से जैविक विविधता पर जो है कन्वेंशन लगाया गया, और जलवायु परिवर्तन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन पर जो है वो महत्वपूर्ण रूप से काम हुआ, और संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन के निर्माण का नेतृत्व किया गया। इन समझौतों ने अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए आधार तैयार किया, और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण पर जो है भविष्य की चर्चाओं के लिए मंच भी तैयार किया, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दृष्टिकोण से देखा गया कि नहीं, अगर हम लोग जलवायु पर हम लोगों ने काम नहीं किया, जैव विविधता के संरक्षण पर हम लोगों ने काम नहीं किया, तो जो विश्व है पूरे वो बहुत ही ज्यादा जो दुविधा में फंस जाएगा, और पूरे विश्व को जो है इसका दुष्परिणाम देखने को मिल जाएगा। आज देख रहे हैं आप लोग की जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण का प्रभाव जो है पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 5 प्रश्न आप लोग के सम्मुख है, और ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्नों का जो डिस्कशन किया जाएगा मैं आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मुझे दूसरा जो लेक्चर मेरे लिए उपलब्ध कराइए, और मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, और आप अति लघु का ये सेशन चल रहा है, आप लघु के लिए बोलिए, आप दीर्घ उत्तरी के लिए बोलिए डिस्टेंस, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट्स मिलेगा डिस्टेंस उतना ज्यादा जो है आप लोग के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है वो कंटिन्यूअसली जो है मैं आप लोग के लिए तैयार करूंगा। तो इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। डिस्टेंस इस वीडियो का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिएगा, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।